नमस्कार साथियों, मैं अंकित। मैं आपको आज मैकियावेली पढ़ाने वाला हूँ। मैकियावेली जो टॉपिक है वह CUET PG पॉलिटिकल साइंस, नेट JRF पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो लेक्चरर के वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके पॉलिटिकल थॉट बहुत ही फेमस हैं और ये पार्ट 1 है। देन नेक्स्ट वीडियो कल मैं डाल दूंगा, वो पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा पॉलिटिकल साइंस से, कुछ तो मैकियावेली के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते तो फिर शुरू से मैं स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा क्या था नहीं था। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैकियावेली का जन्म कब हुआ ये देखते हैं। मैकियावेली का जन्म होता है, पहले किन टॉपिक की बात करेंगे वो देख लेता हूं। आज हम बात करेंगे पहला टॉपिक रहेगा हमारा उनका जीवन परिचय। दूसरा टॉपिक कि दैट टाइम जब उनका जन्म हो रहा था तो उस समय क्या परिस्थितियां थी जो उन पर असर डाली हैं। ठीक है, तो परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। परिस्थितियां, देन हम चर्चा करेंगे कि उन्हें पुनर्जागरण का शिशु क्यों कहा जाता है। पुनर्जागरण का शिशु क्यों। देन हम चर्चा करेंगे उनके मानव स्वभाव के बारे में। इन्हीं में हम कुछ देख लेंगे उनके राज्य संबंधी विचार को भी थोड़ा सा। देन नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आधुनिक राजनीति का पिता क्यों कहा जाता है, और भी जो वेरियस है वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले आज हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय से। इनका जो जन्म हुआ वह इटली के फ्लोरेंस में हुआ था 1469 में। इनकी मृत्यु कब होती है? 1521 में। इनकी जीवन परिचय की बात करूँ कि सामान्य घर से बिलोंग करते थे, ज़्यादा रिच भी नहीं थे, ज़्यादा पुअर भी नहीं थे, ठीक ठाक था। ठीक है, और इनकी रचनाओं के बारे में देखूं तो क्या है, सबसे पहला द प्रिंस लिखा है इन्होंने। ये लिखे थे तो 1513 में, बट पब्लिश होता है 1532 में इनके डेथ करने के बाद। देन उनका बुक है डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ द टाइटस लिवीज। ये लिखा गया था 1516 में, ये भी जब उनके जीवन काल था उस समय नहीं छप पाया, और 1531 में छपा। देन इनकी एक बुक है द आर्ट ऑफ वार 1521। देन है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1525, और एक नाटक लिखा था उन्होंने बेल्फागर के नाम से। ठीक है, अब कुछ चर्चा करते हैं कि प्रिंस में क्या है, डिस्कोर्सेस में क्या है। ठीक है, द प्रिंस की बात करें, द प्रिंस में इन्होंने बताया है कि एक राजा को कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने शासन कला में एवं नागरिकों के प्रति, तथा इन्होंने यह बतलाया है द प्रिंस में कि एक राजा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, साथ ही साथ जनता के प्रति उसका व्यवहार कैसा हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि जनता के प्रति उसका कर्तव्य क्या है, अपने देश के प्रति उसका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य की चर्चा करते हैं वो। द प्रिंस में ये सारी बातें वो लिखते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, द प्रिंस में उन्होंने लिखा है कि राजा को कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा बिहेव करेगा, एक राजा जनता के प्रति अपना दायित्वों का वहन कैसे करेगा, तीसरा कि वो जनता की रक्षा कैसे करेगा, एंड अपने देश के प्रति उसकी भाव कैसी होगी, इसके बारे में द प्रिंस में चर्चा करते हैं। ये पहला। देन वो डिस्कोर्सेस में क्या बताते हैं,
डिस्कोर्सेस में वो बतलाते हैं कि शासन प्रणाली कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है। शासन शासन प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। देन वो चर्चा करते हैं कि कैसा माहौल में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए, कैसा माहौल एंड कैसी शासन प्रणाली। ये बाद में बताऊंगा मैं कि क्या माहौल की बात कर रहे हैं वो कैसी शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं, बट जितनी प्रकार की शासन प्रणाली आपने पढ़ी है उन सब के बारे में चर्चा करते हैं कि कहाँ के लिए वो सुटेबल है, कहाँ के लिए वो नॉन सुटेबल है। ठीक है, देन वो बताते हैं डिस्कोर्सेस में कि लोगों का चरित्र की बात करते हैं वो, कि जो लोगों का चरित्र कैसा होना चाहिए, और इस चरित्र के ही बिहाफ पे वो शासन प्रणाली को बांटते हैं। आई रिपीट कि चरित्र के बिहाफ पे ही वो शासन को बांटते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मैकियावेली ने शासन कला को किस तरह से बांटा है, तो ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव चरित्र के हिसाब से मैकियावेली ने बांटा है। ठीक है, और हाँ, प्रिंस में भी वो चर्चा करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिंस में भी चर्चा करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा बिहेव करना चाहिए, बट डिस्कोर्सेस में मेनली तरह से वो चर्चा करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है और कैसे शासन प्रणाली होती है। ठीक है, ये हमने चर्चा कर ली उनकी रचनाओं को जान लिया कि रचनाओं में क्या क्या था। ठीक है, और बाकी सब जो द आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ लॉरेंस आपको नाम से पता चल रहा है क्या होगा इसमें। ठीक है, हाँ, कभी कभी एग्जाम्स में जैसे नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में एंड लेक्चरर के एग्जाम्स में मिलाने के लिए आ जाता है कि कब किसे मतलब लिखा गया और कब पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, और सीरीज करने के लिए आता है कि नंबर 1 पे कौन था, नंबर 2 पे कौन था, ऐसा करके। ठीक है ना, तो इसको डेट के साथ इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं मैकियावेली के जीवन परिचय की परिस्थितियों के बारे में। जब मैकियावेली का जन्म हो रहा था, ठीक है, तब क्या होता है, उस समय आधुनिक युग आ ही रहा था, पुनर्जागरण खत्म हो रहा था। ठीक है, आधुनिक युग आ रहा था और पुनर्जागरण खत्म हो रहा था। चलिए पढ़ते हैं। देखिए था दैट टाइम आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी। मध्य युग में व्यक्ति का जीवन एक स्थिर स्थिति के साथ बंधा था। ठीक है, मध्ययुगीन संस्थाओं और चिंतन के पराभाव के साथ पश्चिमी संस्कृति में व्यक्ति को इस स्थिति से उभरने का अवसर मिला। फिर से पढ़ता हूं, क्या है कि मध्य युग में व्यक्ति का जीवन एक स्थिर स्थिति के साथ बंधा हुआ था। दैट मीन्स कि मध्ययुगीन जो प्रथाएं थी, मध्ययुगीन जो काल था, उसमें क्या था, लोग आलसी हो चुके थे, धर्म के प्रति उसका भाव ज़्यादा बढ़ गया था। जो धर्म था वो घोर होते जा रहा था, विनाशकारी होते जा रहा था। पोप शाही लोग अपने अंदर राज्य को चला रहे थे, चर्चवादी व्यवस्था थी और लोग बस धर्म के पीछे पागल थे। देन क्या होता है, मध्ययुगीन संस्थाओं चिंतन के पराभाव के साथ पश्चिमी संस्कृति में व्यक्ति को इस स्थिति से उभरने का अवसर मिला। क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों का व्यवहार बदलता है, लोग जो है आप मतलब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका व्यवहार में चेंजेस आता है। कृषि दास के रूप में जो व्यक्ति सामंती बंधनों और दायित्वों से बंधा था, उसने उस बंधन को तोड़ डाला। पहले क्या था, एक सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था में क्या होता था कि एक सामंत छोटे से राज्य पे, क्षेत्र पे राज्य करता था और एक ऊपर से राजा होता था, और सामंत जो था वो राजा को हेल्प करता था सैनिक के रूप में, आर्थिक व्यवस्था के रूप में। कभी कभी ये सामंत धोखेबाज निकल जाते थे और राजा को हटाकर खुद राजा बन जाते थे। तो ये प्रथाएं थी, बार बार लड़ाई का माहौल रहता था हर मतलब दिस टाइम। एंड सौदागर ने यह अनुभव किया कि वह अपना व्यापार चलाने के लिए सामंती बंधनों से नहीं बंधा है। सौदागर वर्ग दैट मीन्स कि मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं। आपने 9-10 में तो पढ़ा ही होगा मध्य वर्ग के बारे में, है ना। मध्य वर्ग ने ये अपनी तर्क बुद्धि से ये पता लगाया
कि हम सामंती व्यवस्था से नहीं बंधे हुए, हम खुद भी अपना व्यापार कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर सामंत ही मुझे मतलब मेरी जो रोजी रोटी में योगदान दे। देन एक नया उद्यमी अस्तित्व में आया, यानी मध्य वर्ग अस्तित्व में आता है जो सामंती प्रतिबंधों को चुनौती दे सकता था और अपने सूझबूझ से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता था। इस तरह प्रत्येक स्तर के मनुष्य ने व्यक्ति के रूप में अपने पृथक अस्तित्व को पहचानते हुए अनुभव किया कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अन्य व्यक्तियों के साथ अनुबंध करके नए सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस कथन कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मनुष्य के तर्क बुद्धि में विकास हुआ, मनुष्य ने समझा कि हम किसी के ऊपर बंधे नहीं, या हम भगवान के ऊपर बंधे नहीं, हम चर्च के ऊपर बंधे नहीं, हम मेरी स्वतंत्रता है, मेरी अपनी इच्छा है और अपनी इच्छा के बल पे, अपने तर्क शक्ति के बल पे मैं अपना विकास कर सकता हूँ। मुझे किसी चर्च की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी पोप की आवश्यकता नहीं। देन व्यक्ति का राजनीतिक जीवन पवित्र रोमन साम्राज्य से विस्तृत जाल से निकलकर राष्ट्र राज्य की छत्र छाया में आ गया। राष्ट्र राज्य कहने का मतलब कि एक राष्ट्र और एक राज्य का कॉन्सेप्ट में, जिस प्रकार सामंतीवादी व्यवस्था में एक ही राज्य में कई सामंत होते थे, एक राजा होता था जो बहुत कमजोर होता था, ऊपर से उसके ऊपर पोप का प्रेशर, चर्च का प्रेशर होता था, और सामंत कभी कभी धोखेबाज निकल जाते थे और राजा को उसके पद से हटा दिया करते थे। तो इस चीज को हटाकर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कई जगह हुई, जहां फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना। देन व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देने लगा, मतलब व्यक्तिवाद का बढ़ावा मिला, उदारवाद का बढ़ावा मिला। धीरे धीरे करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना गया और विचार ने उनके मन में धार्मिक संगठन के प्रति विद्रोह का साहस पैदा कर दिया। किनके प्रति? तो सामंतवादी प्रथा के प्रति, सामंतवादी। देन अन्य व्यक्ति की मन में धार्मिक रूढ़ियों को परित्याग करने का मौका मिल गया। धार्मिक रूढ़ियां इतनी थी कि लोगों को आलसी बना दिया था, ठीक है। उसके बाद विज्ञान की उन्नति में उस समय क्या हो रहा है? छापे खाने का आविष्कार हुआ, ठीक है ना। छापे खाने का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ? पेपर ज़्यादा बनने लगा। पेपर अगर ज़्यादा बनने लगे, यानी कि जो विचारक थे वो अपने विचार को कई लोगों तक पहुंचाने लगे। अब अगर एक विचारक, एक पॉलिटिकल विचारक या कोई भी विचारक अपने विचारों को, अच्छा विचारक अपने विचारों को अगर हर लोग में बांट रहा है, दैट मीन्स कि समाज का विकास हो रहा है, उसकी तर्क बुद्धि जाग रही है, ठीक है। विज्ञान की उन्नति होती है, छापे खाने का आविष्कार होता है, बहुत सारे आविष्कार होते हैं, ठीक है। और नए औद्योगिक क्रांति मतलब लोग ये कृषि प्रथा से हटकर व्यापार करने लगे, है ना, फैक्ट्रियां डालने लगे और औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। देन नई सभ्यता और नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का विकास, जैसे कि राजनीति में बात करें तो राष्ट्र राज्य का विकास हुआ। सामाजिक में बात करें तो जो हमारे मतलब लोग थे मध्ययुगीन के पश्चिमी संस्कृति में, वो चर्चवाद व्यवस्था से हटने लगे और अपने आप को स्वतंत्र इच्छा के बल पर, अपने तर्क शक्ति के बल पर अपना विकास करना चाहते थे और करने लगे, ठीक है। आर्थिक उन्नति हुई, जहां सिर्फ सामंती लोग अमीर हुआ करते थे, वहाँ मध्य वर्ग भी क्या होने लगे? अमीर होने लगे, बाकी लोग भी अपना रोजगार डालने लग गए। और क्या होता है? मोटे तौर पे कहें तो क्या है कि आधुनिक यूरोप का राजनीतिक चिंतन 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, ठीक है। एंड इसके विकास में पुनर्जागरण काल क्या था कि लोग चर्चवादी व्यवस्था को नकार रहे थे, कि इनका पुनर्जागरण काल, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि स्टार्ट कौन करते हैं ना, धर्म सुधारक थे एक क्या है, मार्टिन लूथर, है ना। मार्टिन लूथर को धर्म सुधारक के नाम से जाना जाता है और पुनर्जागरण का नायक भी नहीं कहा जाता है। पुनर्जागरण बेसिकली कुछ नहीं था, बस था ये कि ये चर्चवादी व्यवस्था का घोर विरोधी था, ठीक है। ये चाहता था, इनका कहना ये था पुनर्जागरण काल का कि लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा के बल पे, अपनी तर्क शक्ति के बल पे अपना विकास कर सकते हैं। उसे किसी चर्च की व्यवस्था नहीं, उसे किसी चर्च की आवश्यकता नहीं, किसी पोप की आवश्यकता नहीं, या फिर राज्य को ही किसी पोप की आवश्यकता नहीं। हम धर्म के बंधन से अलग होकर अपना विकास कर सकते हैं, है ना। तो पोप ने और चर्चवादी व्यवस्था ने लोगों को इतना आलसी बना दिया था कि मैं क्या कहूँ, ठीक है।
जस्ट सेकेंड। अब थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ, याद कीजिएगा कि राष्ट्र राज्य के समर्थक जो थे वो मैकियावेली थे। ठीक है, मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का प्रवर्तक माना जाता है। एंड इन्हीं के साथ होते हैं एक मार्टिन लूथर। ठीक है, इनके साथ इनके दोस्त नहीं थे, बट इन्हीं के काल के हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार के नाम से जाना जाता है। धर्म सुधार कहने का मतलब ये कि चर्च में, ठीक है, चर्चवाद व्यवस्था में, ईसाई धर्म में एक प्रोटेस्टेंट नाम का अलग धर्म बनता है। मार्टिन लूथर का कहना था कि अगर धर्म की व्याख्या करनी है तो किसी पोप की आवश्यकता नहीं है या फिर किसी साधु महात्मा की आवश्यकता नहीं, लोग अपनी तर्क शक्ति के बल पे ही धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। यही इन्हें कहा जाता है धर्म सुधारक के नाम से। होता क्या था कि पोप जो है पूरे राज्य पर अपना अकड़ जमा लिए थे, अपना कब्जा जमा लिए थे। उनका कहना था जो हम के हैं वही सब चीज़ सही है, वही यीशु मसीह कह के गए हैं, वही करना है, हमें यीशु मसीह, अपने आप को यीशु मसीह बताने लग गए थे वो लोग। ठीक है, तो वही मार्टिन लूथर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर धर्म की व्याख्या करनी है तो लोग अपनी तर्क शक्ति के बल पे ही धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, धर्म शक्ति के बल से लोग, तर्क शक्ति के बल से अपनी व्याख्या कर सकते हैं, धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, और लोग अपना विकास खुद कर सकते हैं। और हाँ, कुछ कुछ कथन है, ये हो गया कंप्लीट उनका परिस्थितियों के बारे में। परिस्थिति थोड़ी सी और जान लूं मैं, मतलब बता दूं मैं, दैट टाइम था क्या जब मैकियावेली हुए थे। ठीक है, मैकियावेली नो मैकियावेली, ठीक है ना। मैकियावेली जब हुए तो परिस्थिति क्या थी, पहली परिस्थिति का मैंने चर्चा की कि आधुनिक युग का विकास हो रहा था, युग का विकास। देन दूसरा क्या था, पुनर्जागरण काल। परिस्थितियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैकियावेली की कि जब जन्म हुए तो क्या थी, सबसे पहले क्या थी, आधुनिक युग का विकास हो रहा था, पुनर्जागरण काल हो रहा था, और सबसे तीन बड़ा फैक्टर, जहां पुनर्जागरण शुरू हुआ इटली में, वो खुद कई भागों में बटा हुआ था। तो इटली को लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं मैकियावेली। इटली की जो व्यवस्था थी बहुत गंभीर थी, है ना। इटली 5 भागों में बटा हुआ था। एक नेपल्स, दूसरा फ्लोरेंस, तीसरा कैथोलिक चर्च, चौथा आपका यहां देख लेते हैं, देख लीजिए, नेपल्स, रोमन कैथोलिक चर्च, डची ऑफ मिलान, वेनिस एंड फ्लोरेंस, 5 भागों में ये बटा हुआ था। और इटली की परिस्थितियों को लेकर मैकियावेली बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि इटली के लोग खराब थे, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था खराब थी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था खराब थी। तो ले दे के वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो जाए, इटली का एकीकरण हो जाए, बट उनके जीवंत काल में ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, ये हमने देखा। देन हम देखते हैं अब कुछ कुछ विचारक है जो मैकियावेली को बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं, वो हम पढ़ते हैं। अब क्या है कि मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहकर मैक्सी ने पुकारा है। मैक्सी ने मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहकर पुकारा है। और देन डनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया। देन गेटल के शब्दों में मैकियावेली आधुनिक राजदर्शन का जनक था। सेबाइन के अनुसार संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है। जॉन्स लिखते हैं मैकियावेली अपने समय का एक उत्कृष्टतम निचोड़ है। फिर
मॉन्टेस्क्यू लिखते हैं कि मैकियावेली को मैकियावेलीवाद से अलग करते हुए उन्हें राजनीतिक समाजशास्त्र का जन्मदाता बताया जाता है। ठीक है, और कैटलीन कहती हैं कि मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। तो ये सब विचारक हैं जो मैकियावेली को बहुत सारे संज्ञाएं दी हैं, है ना। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो इसको आप याद कर लेना और समझ जाओगे तो बेटर रहेगा। तो मैं कल आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जो जनक है वो बताऊंगा ना, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। देन अब हम बात करते हैं कि मैकियावेली को युग शिशु के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है, पुनर्जागरण का बच्चा क्यों कहा जाता है। पुनर्जागरण का बच्चा, यहां बच्चा भी होगा, बच्चा क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए सब विचारक अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, वो भी अपनी परिस्थितियों से प्रभावित थे। जैसे कि प्लेटो की बात करें तो वो लोकतंत्र को घृणित मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि सुकरात की मृत्यु लोकतंत्र की शासन प्रणाली में ही हुई थी, तो लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानता था। तो सभी विचारक अपनी परिस्थितियों से परिपूर्ण होते हैं, अपनी परिस्थितियों को ले देकर ही उसमें घिरे होते हैं। तो मैकियावेली भी कुछ ऐसा ही था। बट बाकी लोग के अनुसार मैकियावेली की जो रचनाएं हैं वो बस अपनी परिस्थितियों में ही हैं, अपनी परिस्थितियों का समाधान करने में ही है। वो यूनिवर्सल कुछ नहीं देता है, उनकी आलोचना भी वहीं पे होती है। ठीक है, तो पुनर्जागरण का शिशु सब होता है, अपने काल का शिशु सब होता है, और दैट टाइम पुनर्जागरण चल रहा था, है ना। तो उनपे अमिट छाप दिखाई पड़ती है, अपने काल की अमिट छाप दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा, जितने विचारक की नहीं होते हैं उससे ज़्यादा इनके थे। ठीक है, इनके क्या क्या छाप पड़े इनके ऊपर वो मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले छाप पड़ा उनका इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा को लेकर। क्या था कि इटली की सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे। इटली के जो अपने ही राज्य थे वो आपस में संघर्ष कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इटली 5 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन? नेपल्स, डची ऑफ मिलान, फ्लोरेंस, है ना, कैथोलिक चर्च, और एक लास्ट आप बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा ये लास्ट वाला। ठीक है, देखिए सामाजिक व्यवस्था खराब थी, लोग क्या थे? दलबंदी थे, है ना, आपस में ही लड़ते थे, और इसका फायदा कौन उठाता था? पोप ही आपस में लड़वाते थे। ठीक है, और क्या था? जो इटली विभाजन था, इटली का जो विभाजन हुआ था उसका फायदा बाकी के विदेशी राज्य उठाते थे। विदेशी आक्रमण से बहुत परेशान था इटली। ठीक है, विदेशी आक्रमण बहुत होते थे, फ्रांस के लोग, स्पेन के जो लोग थे वो बहुत आक्रमण करते थे इटली पर। ठीक है, तो ये सब दुर्दशाएं थी इटली के राजनीतिक समस्याएं ये थी कि सामाजिक व्यवस्था खराब थी, वहाँ के लोग सही नहीं थे, है ना, पोप उनका फायदा उठाते थे, चर्च आदि व्यवस्था बहुत ज़्यादा घिरी हुई थी, देन लोग दलबंदी थे, भ्रष्टाचारी थे। ठीक है, विभाजन हो गया था इटली का, सबसे बड़ा फैक्टर था ये। ठीक है, विदेशी आक्रमण से इटली परेशान था। ठीक ना, तो ये छाप मैकियावेली के रचनाओं में दिखाई देती हैं कि इन्हीं को लेके वो समस्याओं का समाधान करते हैं, है ना। सबसे पहले परिरक्षण करते हैं और समाधान करते हैं। मैं मैकियावेली की एक और बात बता दूं कि मैकियावेली बस विवेचना ही नहीं करता, उसका समाधान भी बताता है कि कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे जो समस्याएं हैं उसका सुधार भी मैकियावेली करता है। जो इटली की समस्याएं थी उसका सुधार मैकियावेली करता है। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए क्या मैकियावेली सिर्फ पर्यवेक्षण पर ध्यान दिया, तो नहीं, मैकियावेली ने समाधान भी बताया है। ठीक है, देन पुनर्जागरण आंदोलन का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो घोर विरोधी था सामंतवादी व्यवस्था का घोर विरोधी था। ठीक है, दूसरा चर्चवादी व्यवस्था का बहुत विरोधी था। ठीक है, और तीसरा वह राजनीति को धर्म से अलग किया। आधुनिक युग का पहला विचारक मैकियावेली, आधुनिक युग का पहला विचारक जिसने
धर्म को राजनीति से अलग कर दिया या फिर राजनीति को धर्म से अलग कर दिया? ठीक है, तो मैकियावेली ऐसा पहला विचारक था जो राजनीति को धर्म से अलग कर देता है। तो पुनर्जागरण आंदोलन का उसका प्रभाव बहुत पड़ता है कि वो सामंतवादी व्यवस्था का घोर विरोधी, चर्चवादी व्यवस्था का, पोपशाही का अंत करना चाहता था। ठीक है, वो चाहता था कि राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म आएगा तो लोग आलसी हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, ठीक है, आप ये सब नोट जरूर करना, बिकॉज अगर नोट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या बताया गया था, नहीं बताया गया था। और आप लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, तो लाइक जरूर करें। चलिए, ये टॉपिक हुआ। देन तीसरा पॉइंट है हमारा कि इटालियन समाज की दुर्दशा। ठीक है, इटालियन समाज की दुर्दशा क्या थी कि लोगों का चरित्र खराब था। सबसे बड़ी बात, लोगों का चरित्र खराब रहेगा तो ऑब्वियसली वहां की जो व्यवस्था होगी वो खराब होगी। तो लोगों के चरित्र के बारे में चर्चा करते हैं कि इटली समाज की दुर्दशा है, बहुत खराब है। वो अपने प्रिंस में लिखते हैं, डिस्कोर्सेस में लिखते हैं कि प्रिंस जो इटली के लोग हैं वो दलबंदी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। नोट करना कि दलबंदी हैं, भ्रष्टाचारी हैं तथा लोग स्वार्थी हैं, लालची हैं, ये सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इटालियन समाज में जो थी कि भ्रष्टाचारी ज़्यादा थे, तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, खराब हो गई थी। पोप इसका फायदा उठाते थे, वो उनकी चर्चाओं में, रचनाओं में दिखता है। देन आखिरी पॉइंट हमारा कि शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। दैट मीन्स कि हर जगह, फ्रांस की मैं बात करूं, स्पेन की बात करूं या फिर इंग्लैंड की बात करूं, ये सब जगह राजनीतिक निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। दैट मीन्स कि सामंती व्यवस्था को हटाकर लोग निरंकुश राजतंत्र में ध्यान दे रहे थे। राजा अपनी शक्तियां सामंतों को हटाकर अपने पास कर लिया। ठीक है, और पूरे राज्य का निर्वहन करने लगा था। ठीक है, तो ये उनके रचनाओं में दिखता है। वो भी खुद इसी के सपोर्टर हैं कि निरंकुश राजतंत्र ही अच्छा है, क्योंकि लोगों का चरित्र खराब है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि 4 पॉइंट मैंने बताया कि उनकी रचनाओं में उन्हें मैकियावेली का पुनर्जागरण का शिशु क्यों कहा जाता है। मैकियावेली को तो हर विचारक अपने युग का शिशु होता है, ये आपको पता है। ठीक है ना, उस पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कई प्रकार की जो विचार हैं वो उसके छाप, उनके जीवन परिस्थितियों में छाप उनकी दिखाई पड़ती है, उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। बट मैकियावेली पे बहुत अधिक था। उसके 4 रीजन थे कि राजनीतिक इटली का विभाजन, उसकी दुर्दशा ये था। दूसरा, पुनर्जागरण आंदोलन। तीसरा, इटालियन समाज की दुर्दशा। चौथा, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में। वहीं पर डिटेल से जानेंगे हम लोग क्या है नहीं है। ठीक है, और यह आखिरी टॉपिक भी आपका, मानव स्वभाव। मैं एक बात बता दूं, मैकियावेली का पूरा राजनीतिक चिंतन जो है, पूरा राजनीतिक चिंतन मानव स्वभाव को ही लेकर है। अब मानव स्वभाव से ही आगे बढ़ते हुए वो अपने मतलब शासन प्रणाली के बारे में चले जाते हैं। शासन की तारीख, मतलब शासन के बारे में बतलाते हैं कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मानव स्वभाव को ही लेकर वो शक्ति को अर्जन करने की बात करते हैं। मानव स्वभाव को ही लेकर वो यह बताते हैं कि राजा को कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो मानव स्वभाव उनके लिए कैसा है, दलबंदी है। मैंने बार बार चर्चा किया, दलबंदी है, स्वार्थी है, लालची है।
ठीक है, दुष्ट है, ठीक है ना। ये सब मतलब पूरा अगर अर्थ लूं तो मानव स्वभाव खराब है, मानव जो स्वभाव है वह बुरा है। वो क्या क्या है? ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु है और महत्वाकांक्षी है। ठीक है, क्या क्या है फिर से? पूरा राजनीतिक चिंता जो है मानव स्वभाव को लेकर है। मानव स्वभाव से वो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके कि दलबंदी है, स्वार्थी है, लालची है, दुष्ट है, महत्वाकांक्षी है, ईर्ष्यालु है, और ले दे के पूरा बात करूँ तो वो पूरा बुरा है। ठीक है, ये मानव स्वभाव उनके लिए था। अब मानव स्वभाव से हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे उनकी रचनाओं पर जाते हैं, क्या उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए। अब मानव स्वभाव से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मानव में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, दो चीजें बहुत ज्यादा होती है। मानव स्वभाव में, मानव में दो चीजें होती हैं। पहला होता है कि वह, उनमें दो चीजों की प्रधानता होती है। पहला भय की और दूसरा प्रेम की। ठीक है, भय क्यों होता है? तो भय होता है कि संपत्ति के छीन जाने से। अब बोलोगे कि सबके पास संपत्ति नहीं होती है। संपत्ति सबके पास होती है, किसी के पास संतान की संपत्ति होती है, किसी के पास पैसों की संपत्ति होती है, बट संपत्ति सबके पास होती है। ठीक है, किसी के पास जीवन की संपत्ति होती है। तो संपत्ति के खोने से उन भय का रहता है, मानव का भय रहता है किससे? संपत्ति से। यह जीवन की रक्षा में लिख दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जीवन की रक्षा, संपत्ति के खोने से मानव को भय रहता है। प्रेम क्यों रहता है किसी से? किसी से किसी को प्रेम क्यों है? क्योंकि वह स्वार्थी है। ये रियल वर्ल्ड में भी दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मैकियावेली ना बहुत डीप में जाकर बोलता है। अगर आप मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप फोन से प्रेम क्यों कर रहे हो? क्योंकि उससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है, आपका काम हो रहा है उससे, है ना। मान लो फोन आपका खराब हो गया, क्या करोगे? उसको अपने पास रखोगे या मैलिक की तरह नहीं रखोगे? ठीक है, मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं, कोई इंसान अगर मर गया है तो क्या उसके लाश को अपने घर में रखोगे? जवाब जरूर लिखना। और मैं ये इतना जान रहा हूं कि 100 में 100% लोग ना कहेंगे। क्यों कहे? क्यों? 5 मिनट पहले आप उससे प्रेम कर रहे थे और आप 5 मिनट बाद मरने के बाद उससे आप घृणा क्यों करने लगे? इसका रीज़न ये है कि उससे आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो मानव में दो चीजों की प्रधानता होती है। सबसे पहला होता है भय, दूसरा होता है प्रेम। भय क्यों होगा? संपत्ति से। प्रेम क्यों होगा? स्वार्थ से। और ये मानव में और क्या दो चीजें तो प्रधानता है, साथ ही साथ वह ईर्ष्यालु है, वह दूसरों को तरक्की नहीं देख सकता। ईर्ष्यालु है, साथ ही साथ महत्वाकांक्षी है। ठीक है, और वह यह बतलाते हैं कि मानव हमेशा क्या चाहता है? वॉट दे वॉन्ट, वॉट दे वॉन्ट, वो चाहता है आनंद और सुख। आनंद और सुख कहां से आएगा? संपत्ति से आएगा। ठीक है, मानव में दो चीजों की प्रधानता, भय की, प्रेम की। भय क्यों? क्योंकि उसको संपत्ति के खोने से डर है। दूसरा प्रेम क्यों? क्योंकि वह स्वार्थी है। दैट, और व्हाट यू वांट, व्हाट दे वांट, सॉरी व्हाट दे वांट, वो क्या चाहता है? आनंद चाहता है और सुख चाहता है। आनंद और सुख क्यों चाहता है? क्योंकि वह लोगों से आगे रहे हमेशा। वो अपने लिए नहीं चाहता आनंद और सुख, वो अपने लिए नहीं चाहता, वो लोगों को जलाने के लिए चाहता है। कि चाहता है वो क्या? कि हम लोग से आगे रहे, अपने लोगों से हम आगे रहे, हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप मान लो कोई इंसान है, वो कहता है कि मुझे अगर 1 करोड़ मिल जाए तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। जिस दिन उसे 1 करोड़ मिल जाएगा ना, अगला दिन वो बोलेगा काश 2 करोड़ मिल गया रहता। ठीक है, तो ये होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, लालसा करना, सॉरी लालच करना, इसको लालच करना कहते हैं। ठीक है, ये चीज कहते हैं मैकियावेली। ठीक ना। और राजा को वो बतलाते हैं, राजा को बतलाते हैं क्या? कि अगर आपको मानव को अपने अंदर रखना है, सबसे पहला बात
कि जान लो मैकियावेली सपोर्ट किसा कर रहे हैं, निरंकुश राजतंत्र का, निरंकुश राजतंत्र का। क्यों? क्योंकि लोगों का चरित्र खराब है, वह बस चाहते हैं सुख आनंद, सुख आनंद और कुछ नहीं चाहते हैं। भय क्यों है? संपत्ति से। प्रेम क्यों है? स्वार्थ से। ठीक है, वह निरंकुश राजतंत्र का सपोर्ट करते हैं क्योंकि लोगों का चरित्र खराब है। मगर हाँ, ये बात को ध्यान रखना, वह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, वह लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। ठीक है, वो लोकतंत्र को बतलाते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा है, बट कहाँ के लिए? जहाँ पर लोगों का चरित्र अच्छा हो। लाइक वो एग्जाम्पल देते हैं कि स्विट्जरलैंड में लोगों का चरित्र बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर सुनिएगा कि लोग निरंकुश राजतंत्र का सपोर्ट करते हैं क्योंकि लोगों का चरित्र खराब है। अब इसलिए इसका कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, नहीं, वो चाहते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लोकतंत्र की बात भी कहते हैं, लोकतंत्र के साथ उनका भाव भी जुड़ा हुआ है। बट लोकतंत्र वहां के लिए है जहां जहां लोगों का चरित्र अच्छा हो, सद्गुणी हो। कहाँ की बात करते हैं? वो एग्जाम्पल बताते हैं कि स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग में लालसा नहीं है, दुष्टता नहीं है। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वो लोकतंत्र से जुड़े हुए थे, लोकतंत्र के प्रति उनका भाव अच्छा था। ठीक है, वो लोकतंत्र को खराब नहीं मानते थे। ठीक है ना, तो वो निरंकुश राजा का सपोर्ट करते क्योंकि लोगों का चरित्र खराब है। अब वो राजा को बतलाते हैं कि एक राजा को हमेशा भय और प्रेम से लोगों को जीतना चाहिए और लोगों को हमेशा अपनी बात मनवानी चाहिए। अगर जो प्रेम से नहीं मान रहा है उसको भय से बनवा लो। ठीक है, वो राजा को बतलाते हैं कि अगर आपको अपने देश की रक्षा के लिए अगर किसी को मारना पड़े तो आप मार सकते हो, आप किसी को भी मार सकते हो, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरी पावर दे देते हैं उसे कि अगर आपको किसी को मारना है तो आप मार सकते हो। राजा को सपोर्ट पावर दे देते हैं। वो क्या देते हैं? पावर, कि अगर आपको किसी की जान लेनी है तो ले लीजिए, मगर 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 जान लेनी है तो लीजिए, मगर उसकी संपत्ति को ना छीने। मैकियावेली कहता है कि लोग अपने बाप की दुश्मन को भूल सकते हैं मगर संपत्ति का छीने जाने से कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, राजा को बतलाते हैं वो कि लोगों का जान ले लीजिए, आप जान लेने का पावर है मगर संपत्ति कभी नहीं छीनिए। ठीक है, राजा को ये भी बतलाते हैं कि आपको अगर शासन व्यवस्था चलाना है तो प्रेम और भय का सहारा लीजिए, क्योंकि मानव में ये दो प्रवृत्तियां महान होती हैं और इन्हीं के बल पे मानव प्रवृत्तियां चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको शासन व्यवस्था अच्छी चलानी है तो भय का और प्रेम का सहारा लीजिए और शासन व्यवस्था को चलाइए। आप क्रूर होइए, क्रूर मतलब दुष्ट हो सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। राजा एक दुष्ट हो सकता है, राजा दुष्ट हो सकता है मगर घृणित नहीं होना चाहिए उसे, स्त्रियों को नहीं छेड़ना चाहिए, संपत्ति को नहीं छेड़ना चाहिए। राजा दुष्ट हो मगर घृणित ना हो। ठीक है, और ये तो उनका मानव स्वभाव था। और मैं बताता हूं कि वो 6 प्रकार की शासन प्रणाली की बात करते हैं, 6 प्रकार की शासन प्रणाली की बात करते हैं। और सबसे अच्छा वो बतलाते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र बहुत अच्छा है मगर वहां के लिए जहां लोगों का चरित्र अच्छा हो बस। अब लोगों का चरित्र बस एक ही जगह अच्छा है, स्विट्जरलैंड में। यहीं पे उनकी आलोचना भी होती है कि मानव स्वभाव को वो बहुत खराब बतला रहे हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताऊंगा, 6 प्रकार की शासन प्रणाली। पहला कि लोकतंत्र को अच्छा मान रहे हैं और दूसरा सपोर्ट करते हैं राजतंत्र का, कि राजतंत्र सब जगह अच्छा है। ठीक है ना, कि राजतंत्र ही सब जगह अपनाना चाहिए क्योंकि लोगों का चरित्र हर जगह खराब है, चरित्र जो है वो खराब है हर जगह, बस स्विट्जरलैंड को छोड़कर। ठीक है, और एक चीज, 6 प्रकार में 2 प्रकार मैंने बता दिया। उसके बाद कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र की बात नहीं करते वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं, धानिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक लोकतंत्र का अच्छा रूप लोकतंत्र है। ठीक है, कुलीन तंत्र, उसके बाद अभिजात तंत्र और राजतंत्र, राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, ये मैंने बतला दिया। और एक चीज वो मानव स्वभाव के बारे में बतलाते हैं कि जो मानव स्वभाव है
वो कभी बदला नहीं जा सकता। सबसे बड़ा फैक्टर, वो कहते हैं कि मानव स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता, जबकि प्लेटो और अरस्तु कहते हैं कि अगर मानव को शिक्षा दी जाए, मानव को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए तो मानव स्वभाव बदला जा सकता है। मगर मैकियावेली कहते हैं कि मानव स्वभाव बदला नहीं जा सकता, और इनकी यह आलोचना होती है कि मानव स्वभाव के बारे में बहुत गलत बताते हैं। ठीक है, ये पूरा मैंने ब्रीफ दे दिया, ये टॉपिक आपका यहाँ खत्म होता है। बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वन की आलोचना कहाँ कहाँ होगी। पहली आलोचना होती है मानव स्वभाव को लेकर, कि मानव स्वभाव को गलत बता रहे हैं, अपरिवर्तनीय बता रहे हैं। दूसरा बोलते हैं तो आलोचना होती है कि निरंकुश राष्ट्र की स्थापना करते हैं वो। ठीक है, ये सब उनकी आलोचना है। आगे कल पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। देन एक और मैं बता दे रहा हूं कि अब कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। कानून तो कहते कानून होना चाहिए, राष्ट्र में कानून होना चाहिए। कहने का मतलब कि मगर उसका बस निर्वहन कौन करेगा, नागरिक करेंगे। वो राजा पर बाधित नहीं होगा, कानून राजा पर बाधित नहीं होगा, राजा जो चाहे वो कर सकता है। कानून राजा पर बाधित नहीं होगा, ये नोट कर लो, कानून राजा पर बाधित नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि कानून किस पर लागू होगा, ओनली नागरिकों पर, नागरिकों पर, नागरिकों पर। ठीक है, और मैं बताता हूं कि जो मैकियावेली हैं, मैकियावेली है ना, मैकियावेली 2 पॉइंट पे अटके, मतलब 2 पॉइंट पे रहते हैं, मानव स्वभाव और दूसरा आपका है शक्ति के बारे में। बोलते हैं राजा को कि शक्ति का अर्जित करो, जहां से करना वहां शक्ति अर्जित करो, जितना करना उतना करो। वो शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण एवं उपार्जन, परिरक्षण एवं विस्तार की बात करते हैं। ठीक है, ये रहा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जैसा भी हो आप कमेंट जरूर बताना कि मैंने कैसा पढ़ाया और अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा। थैंक यू। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ठीक है, और हमारे चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, एसएससी के, जीडी के। ठीक है, झारखंड दरोगा के भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो ऐप पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करो और जो भी कोर्स लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ कि CUET यूजी और पीजी के भी बहुत सारे कोर्सेज आएंगे हमारे चैनल पे अभी जब टाइम होगा उनका। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो अंकित 0304 सर्च कर लेना, वहां जुड़ जाना। मैं नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, सो एक सेकेंड। थैंक यू, बिग थैंक यू।